नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आज के सेशन में एक बेहद गंभीर चिंता के विषय पर चर्चा हो रही है। पहले ही बता दे रहा हूं, घबराने के लिए नहीं हो रही है, आपको बताने के लिए हो रही है कि देश जब किसी ऐसे हालात में होता है, जब दुनिया के अंदर कहीं युद्ध चल रहे होते हैं, तो एक देश के अंदर जहां 140 करोड़ की आबादी है, वहां किस प्रकार की चुनौतियां होती हैं और उन चुनौतियों के लिए तैयारी क्या है और दुनिया आपको किस तरह से बार्गेन करती है। आज के सेशन में जिक्र करेंगे, डिटेल से और पेशेंस से इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी इस बात से तो अवगत हैं कि ईरान और इजराइल लड़ रहे हैं। हम उनके आंकड़े सुनकर के और उनकी वजह से प्रभाव में फिलहाल तेल को समझ पाते हैं कि सब तेल का संकट है। दुनिया के अंदर ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं क्योंकि सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रुक गया है। लेकिन क्या आपको पता है, इन लोगों के लड़ने से इस समय जो सबसे ज्यादा प्रभावित दूसरा बाजार दिख रहा है। आप सबने ऑयल की कीमतें देखी, आपने एलपीजी की कीमतों को देखा। अब तीसरी जो सबसे बड़ी चीज दुनिया के सामने आ रही है वो है फर्टिलाइजर। आज के सेशन में जिक्र करेंगे दुनिया में उत्पन्न हो रही फर्टिलाइजर शॉर्टेज के बारे में। फर्टिलाइजर यानी वो व्यवस्था, वो उर्वरक जो आपके खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाती है। अगर खाद्यान्न का उत्पादन प्रभावित हो रहा है तो समझ जाइए कि भोजन प्रभावित होगा, और जब भोजन प्रभावित होगा तो इसका मतलब है कि आपके लिए ये सेशन बहुत जरूरी होगा। आवश्यक है कि आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ साझा करें। साहब, क्यों कर रहे हैं आप इस चर्चा को? आज हम इसलिए कर रहे हैं कि जब आप आपात स्थिति में हो और उस समय कोई देश ऐसा फैसला कर ले जिससे उसकी नेगोशिएटिंग पावर बढ़ जाए, तो खबर बड़ी बनती है। साथियों, रूस ने इस समय पर 1 महीने के लिए अपने यहां से नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। आप पूछेंगे, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्या लेना देना है? हमें तो यही समझ नहीं आता, फर्टिलाइजर के लिए भी हमें वहां निर्भर क्यों रहना पड़ता है? ये बेसिक सवाल है। तो आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि फर्टिलाइजर क्रूड ऑयल से कैसे निर्भर करता है, कैसे डिपेंड करता है। क्रूड ऑयल का या गैस का फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से क्या कनेक्शन है, और क्यों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दुनिया के अंदर 33% खाद्यान्न के, 33% फर्टिलाइजर्स के सप्लाई का केंद्र माना जा रहा है। क्यों ये माना जाता है? देखिए, दुनिया का भले ही 20% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता हो, लेकिन अगर 33% वर्ल्ड का फर्टिलाइजर यहां से आ रहा है तो समझिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बाधित है ही है। दूसरा सबसे बड़ा ऑप्शन वो था रशिया, वो अपनी तरफ से बैन लगाकर बैठ गया है कि मैं फर्टिलाइजर नहीं बेचूंगा। स्थितियां इसलिए ज्यादा जानना जरूरी है साथियों, क्योंकि सामने खड़ा है खरीफ का मौसम, और खरीफ की फसलों की बुवाई पूरे की पूरे नदर्न हेमिस्फीयर में लगभग इसी समय पर होने वाली है। इंडिया के साथ साथ पड़ने वाले जो कंट्रीज हैं लैटिट्यूड के ऊपर, उन सब के हालात एक जैसे होंगे क्योंकि फसलों की बुवाई का लगभग एक सा समय है। और ऐसे में फसलों की बुवाई के समय नाइट्रोजन खाद्यान्न की सबसे, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की सबसे ज्यादा जरूरत, और उस फर्टिलाइजर के ऊपर लग गया रशिया का बैन। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वैसे ही बंद, ऊपर से रशियन बैन। तो आप समझ कर देखिए कि जो 300 की यूरिया की बोरी है, अगर सरकार सब्सिडी ना दे और व्यवस्था ना दे तो सीधी सीधी 3000 रुपए में लैंड करे। हालात ये हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं कि इस समय दुनिया के अंदर फूड क्राइसिस की चर्चा क्यों हो रही है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर उर्वरक नहीं मिला तो आपकी फसलें पैदा नहीं हो पाएंगी, और फसलें पैदा नहीं हुई तो भोजन के संकट उत्पन्न होंगे। क्योंकि भारत समेत दुनिया के बहुत से देश ऐसे हैं जहां भले ही हमारी जीडीपी, विशेष रूप से भारत के केस में बात करें तो 16% जीडीपी हमारी एग्रीकल्चर से चलती है, लेकिन लगभग 46% भारत की आबादी सीधे रूप से कृषि से जुड़ी हुई है। तो ऐसे में आप विचार करके देखें कि ये कितनी भयानक सिचुएशन है बनने जा रही है। लेकिन चलिए उससे पहले आपको एक जरूरी जानकारी दे दूं, और वो जरूरी जानकारी ये कि साथियों, हाल ही के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युद्ध में यूज होते हुए सुना है, कई खबरें आपने सुनी हैं। हाल ही में एंथ्रोपिक का क्लॉड का इस्तेमाल ईरान की स्ट्राइक में भी हुआ, ऐसा सुना था। उसी क्लॉड के बारे में इस रविवार आपको हम अपने फ्री वेबिनार में सिखाने जा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं फ्री वेबिनार ज्वाइन करना तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्लॉड का इस्तेमाल सिखाया जाएगा, युद्ध में नहीं, आपके काम में कैसे आता है उसको सिखाया जाएगा। ठीक है। हाल ही में इसका एक नया फीचरल अपडेट आया है, और उस फीचर के अपडेट में डिस्पैच नाम से इनका मोबाइल से कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, पीसी और मोबाइल से ही कैसे ऑपरेट हो रहे हैं बहुत सारे काम, उसको सिखाने का नया फीचर इसमें डेवलप हुआ है। अगर आप चाहते हैं ये सीखना तो फ्री वेबिनार का लिंक कमेंट बॉक्स में है, आप जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी दी जाएगी, उस व्हाट्सएप कम्युनिटी को जाकर ज्वाइन करना है। अगर वो फुल हो जाए तो पेशेंस रखना है, नई वाली व्हाट्सएप कम्युनिटी बन जाएगी, आपकी कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी, आप उन्हें यहां फिल करते हुए आगे बढ़ें। साथियों, चर्चा है दुनिया के अंदर उत्पन्न हो रहे
फर्टिलाइजर संकट की, क्योंकि फर्टिलाइजर संकट की जब बात हो तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है समझना कि आफ्टर ऑल फर्टिलाइजर जरूरी होता कहां है, उर्वरक का काम क्या है। तो जैसा मैंने कहा कि साहब ये उत्पादन बढ़ाता है। हमारे देश के अंदर और दुनिया भर के अंदर प्रमुखता से 3 ऐसे कंपोनेंट हैं जिन्हें फसल के उत्पादन में यूज में लिया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अब इन एलिमेंट्स को डायरेक्ट पीरियोडिक टेबल से निकाल कर तो पौधे को खिला नहीं दिया जाता है, तो ये अपने किसी ना किसी कंपाउंड फॉर्म में आपको कंज्यूम करने होते हैं, किसी ना किसी प्रकार से मॉलिक्यूलर फॉर्म में या फिर किसी कंपाउंड फॉर्म में यूज करने होते हैं। तो नाइट्रोजन असली जरूरत है, लेकिन उसकी पूर्ति के लिए यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम सल्फेट जैसे खाद्यान्न की या फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ती, खाद बोलते हैं हमारे यहाँ इसको, है ना। ऐसे ही फास्फोरस के लिए जरूरत तो फास्फोरस की है, लेकिन उसकी पूर्ति के लिए या तो डीएपी यूज किया जाता है या एसएसपी या एमएपी यूज किया जाता है। ऐसे ही पोटेशियम यानी कि के, उसके लिए यूज किया जाता है एमओपी या एसओपी। ये इन रूप में यूज किया जाता है। ऐसे समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी हड्डियों के लिए कैल्शियम जरूरी है तो सीधा कैल्शियम नहीं फांक लेंगे, आप दूध के माध्यम से कैल्शियम ले रहे हैं या फिर कोई और विकल्प आपने तलाश रखा है। बिल्कुल वैसे ही प्रोटीन जरूरी है, अमीनो एसिड जरूरी है, लेकिन सीधा चम्मच से अमीनो एसिड नहीं खा लेंगे, तो आप उसका प्रोटीन का सोर्स लेंगे। तो ऐसे ही कुछ ये सोर्सेज हैं नाइट्रोजन यूज करने के। जैसे यूरिया की बात की जाए तो यूरिया में असल में होता क्या है ना, यूरिया का अगर फॉर्मूला निकाल कर देखा जाए तो यूरिया के अंदर नाइट्रोजन ही है। तो जो नाइट्रोजन यहां पर प्रेजेंट है उसको यूज करना है पौधे को, और नाइट्रोजन को जब यूज करना है पौधे को तो नाइट्रोजन यूरिया के माध्यम से 46% तक पहुंच जाती है। एक सिंगल कंपाउंड यूज करोगे 2 नाइट्रोजन के पीस दिखाई दे रहे हैं, ऐसे समझकर मतलब आसान भाषा में इसको समझें। इसको बनाने के लिए जिस विधि का इस्तेमाल किया जाता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अमोनिया मिलाई जाती है। ये जो अमोनिया है ना, इसको बनाने के लिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल होता है। ये जो हाइड्रोजन है इसको बनाने के लिए CH4 की आवश्यकता पड़ती है। CH4 को ही कहते हैं नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस जो है ना, जिसको आप लोग अब तक LNG के नाम से सुनते आ रहे हैं या PNG के नाम से सुनते आ रहे हैं, असल में यही है वो NG। मतलब अगर CH4 नहीं मिल रहा तो हाइड्रोजन नहीं मिल रहा, और हाइड्रोजन नाइट्रोजन से मिलने के लिए उपलब्ध नहीं हो रहा। हाइड्रोजन नहीं मिला तो अमोनिया नहीं मिला, और अमोनिया नहीं मिला तो यूरिया नहीं बना। आ गई बात समझ में? सिंपल। वैसे ही अगर अमोनियम नाइट्रेट उठाकर देख लिया जाए तो यहां पर NH4NO3 जुड़ा हुआ है। फिर से अमोनियम का मतलब कि यहां पर भी आपको जो आवश्यक पड़ रहा है वो NH3 है, और NH3 के साथ HNO3 की रिएक्शन, और यहां पर NH3 के साथ H चाहिए इसको NH4 प्लस बनाने के लिए, तो अल्टीमेटली फिर से हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन कहां से बनेगा? फिर से आते हैं, CH4 से बनेगा। CH4 क्या है? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कहां है दुनिया की सबसे ज्यादा? कतर के पास। दुनिया की वर्ल्ड की टोटल गैस सप्लाई में 20% तो अकेला कतर ही करके बैठता था, जहां पर उठाकर अभी थोड़े दिन पहले ही बम पटाखे चला दिए गए ईरान के द्वारा। तो नेचुरल गैस नहीं मिल रही तो आपके फर्टिलाइजर नहीं मिल रहे। इसीलिए अगर नेचुरल गैस का सप्लायर सबसे बड़ा कतर बनकर बैठा है तो सोचकर देखिए, नाइट्रोजन आधारित फर्टिलाइजर्स के लिए भी कतर सबसे बड़ा वेस्ट एशिया के अंदर देश बनकर बैठा हुआ है। यही सबसे बड़ा पॉइंट है कि यहां से फर्टिलाइजर्स की सप्लाई बाधित हो गई। उन लोगों ने पहले नेचुरल गैस बनाई, फिर फर्टिलाइजर्स बनाए, दोनों माल बेचे, बढ़िया पैसा कमाया। इसीलिए टॉप 10 कंट्रीज में पर कैपिटा के अंदर कतर को भी कई बार आप देख लेते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहानी है। बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस के अंदर डाई अमोनियम फास्फेट, फिर से अमोनियम आपको दिखाई दिया, DAP। अमोनियम की कहानी फिर से वहीं से क्या मिला? फिर से हाइड्रोजन। कहां से? नेचुरल गैस से। तो यहां पर साहब DAP का सप्लाई बाधित क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि इन देशों के पास से हाइड्रोजन सप्लाई बाधित हो रही है। ऐसे ही यहां पर पोटेशियम खाद, सबसे कम किल्लत इस समय फिलहाल अगर किसी की है तो पोटेशियम की। सर भारत के क्या हालात हैं? सेशन के एंड में बताऊंगा, अभी नहीं। तो फिलहाल के लिए आपको यह समझ में आया कि फर्टिलाइजर शॉर्टेज के पीछे क्रूड ऑयल का क्या कनेक्शन है। अब अगर ये कनेक्शन समझ में आ गया तो यूज भी समझ लो। देखो, नाइट्रोजन खाद जो है ना, वो पौधे की हरी पत्तियां और जो पौधे का स्टेम होता है, तना मजबूत, जो जड़ को पत्तियों के साथ कनेक्ट करने का जो मेजर हिस्सा है, उसको बनाने में मदद करता है। वहीं जो फास्फोरस है ये जड़ें मजबूत करता है और इससे बीज की पैदावार बढ़ती है। ऐसे ही जो पोटेशियम है, इससे पौधे के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है, यानी कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता आती है, और फलों की गुणवत्ता बढ़ती है। सबका अपना अपना यूज हुआ। तो आप ऐसे समझिए, सबसे पहला जो ग्रोइंग फेज है पौधे का, या तो उसकी जड़ें अच्छे से मजबूत करनी होंगी, बीज अच्छे से डेवलप करने होंगे, और हरी पत्तियां। तो शुरुआती रूप से जिनकी आवश्यकता होती है वो नाइट्रोजन और फास्फोरस के खाद की होती है, यानी कि नाइट्रोजन के नाम पर यूरिया या अमोनियम नाइट्रेट की, और फास्फोरस के अंदर DAP की। एक बात और जान लीजिए,
ये जो अमोनियम नाइट्रेट है ना, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि कई जगह विस्फोटक के रूप में इसे पकड़ा गया। अमोनियम नाइट्रेट को ही विस्फोटक के रूप में आपने अभी हाल ही में भारत सरकार के या भारत में कई जगह ऐसी जगह सुनी होंगी कि अमोनियम नाइट्रेट बिना बताए बिक रहा था, क्योंकि ये विस्फोटक में भी यूज होता है, माइंस के अंदर भी ये यूज किया जाता है बम बनाने के लिए, ताकि माइंस को मतलब ब्लास्ट किया जा सके। कुछ दिनों पहले आपने अगर इस तरह की बातें सुनी हो तो ये विस्फोटक सामग्री के रूप में भी इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। सरकार इसको यूं ही बांटना शुरू नहीं कर देती, इसकी पूरी डिटेलिंग रखी जाती है। तो शॉर्टेज का कारण मेन समझ में आ गया। अब जहां बात आती है एक एक करके हमको लेने की कि साहब शॉर्टेज आ कैसे रहा है, अब जरा ये भी बता दो। तो साहब अब आ कैसे रहा है ना, उसको मैं आपके सामने एक एक करके रखता चलता हूं। देखो कहानी क्या है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपके सामने बाधित हो गया, ये समझ में आया। तो यहीं से ये पॉइंट निकल कर आया कि 33% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाधित होने से 33% जो सप्लाई है फर्टिलाइजर की, ग्लोबल सप्लाई, वो बाधित हो गई। ये रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इन देशों से चलकर जो माल आता था वो 33% यहां से बाधित हो गया। एक शिपिंग कंपनी है जिसका नाम है सिग्नल ग्रुप, उसका कहना है कि 20% जो फर्टिलाइजर है ना वो यहां से आता है। दुनिया का 46% यूरिया इस जगह से निकल कर आता है। कतर की जो फर्टिलाइजर कंपनी है वो अकेले दुनिया में यूरिया का 14% सप्लाई करती है। अब आप इससे अंदाजा लगाकर देख लो। केपलर का मानना है कि अगर ये स्ट्रेट बंद रहती है ना तो 1/3 सप्लाई बाधित हो जाएगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से। मतलब रीजन के अंदर अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का फर्टिलाइजर में योगदान देखा जाए तो वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल फर्टिलाइजर में 33% अकेला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, फॉस्फेट फर्टिलाइजर में 20% अकेला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और अगर रीजनल सप्लाई की बात करें यूरिया की तो 46% अकेला यूरिया ग्लोबल सप्लाई ये करता है। सल्फर, क्योंकि जो डीएपी जैसी खाद बनाने में सल्फर का शुद्धिकरण में फास्फोरस का यूज होता है, वो 45% सप्लाई यहां से। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर 38%, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट भी यहां से आ रहा है। फॉस्फेट फर्टिलाइजर 38%। तो अब आप सोचकर देखिए, अब तक तो हम तेल और एलपीजी समझ रहे थे, लेकिन खेतों में डलने के लिए जो फर्टिलाइजर चाहिए हमारा देश तो पहले ही इंपोर्ट करता है। अब सवाल बनता है कि सर दुनिया की स्थिति है क्या इसके अंदर। तो आइए मैं आपके सामने एक फैक्ट बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप इस खबर को पढ़िए। चाइना ने, अरे भैया रुको, कहां गया ये हमारा स्विचर, थोड़ा सा तेज भाग गया। हाँ भाई, चाइना ने 19 मार्च की खबर उठाकर देखो, इसने फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट को रोक दिया कि मैं फर्टिलाइजर नहीं बेचूंगा। देखो एक तरफ तो आपको मैंने अभी क्या बताया कि मिडिल ईस्ट के अंदर हालात खराब है, और इधर क्या कह रहा है चाइना, मैं नहीं बेचूंगा 19 मार्च को। यहां पर अभी ये जो खबर देख रहे हैं, रशिया ने हॉल्ट कर दिया। कब? 24 मार्च को। 24 मार्च को रशिया, 19 मार्च को चाइना, दोनों ने बंद कर दिया। और इससे पहले 3 हफ्ते से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ी है। आप समझ रहे हैं क्या हाल चल रहे हैं दुनिया में, जहां का सप्लाई आ रहा है वो बाधित हो रहा है। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि दुनिया में और विशेष रूप से हमें यूरिया की कितनी जरूरत है, हम उसको समझने की आवश्यकता को महसूस करते हैं। तो मैंने नाइट्रोजन क्या होता है ये बता दिया, और फार्मर्स के लिए फर्टिलाइजर क्यों जरूरी है, अब इसको समझने के नाम पर मैं आपको एक सीधा एक ओवरऑल स्लाइड पर लेकर चलता हूं, इसको समझिए। देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा यूरिया कौन बनाता है, तो आंसर है चाइना, और नंबर 2 पर आता है भारत। बोले तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हमें डिपेंडेंट रहना ही नहीं चाहिए। बहुत सही कह रहे हो, लेकिन हम सबसे ज्यादा यूरिया प्रोड्यूस करते हैं दूसरे नंबर पर, लेकिन सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वालों में भी हम सबसे ऊपर आते हैं। सेकंड नंबर पर भारत ही आता है कंज्यूम करने में। चाइना जितना पैदा कर रहा है उतना कंज्यूम भी कर जा रहा है, लेकिन भारत को इस चलते यूरिया मंगाना पड़ता है, और भारत सबसे ज्यादा यूरिया मंगाने वाले देशों में है। चाइना जितना प्रोड्यूस कर रहा है, कंज्यूम कर जा रहा है, 31% वर्ल्ड का पैदा करता है, 28 से 30% कंज्यूम करता है, तो भी 3% वर्ल्ड की कुल मात्रा का बेचने की स्थिति में होता है। तो यह तो हो गया आत्मनिर्भर। भारत की स्थिति क्या है? भारत 32 से 34 मैट्रिक टन प्रोड्यूस करता है, लेकिन सेकंड हाईएस्ट कंज्यूम कर जाता है। ऐसे में भारत की निर्भरता इंपोर्ट पर ज्यादा हो जाती है, इसीलिए 8 से 10 मैट्रिक टन पर ईयर भारत को इंपोर्ट करना पड़ता है। 140 करोड़ की आबादी के भरण पोषण के लिए यूरिया इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट में भारत का नंबर आ गया। यूरिया फिर बेचता कौन है? बेचने में सबसे ऊपर है रशिया, जिसकी क्या खबर पढ़ाई मैंने आपको, उसने एक्सपोर्ट रोक दिया है। उसने कहा सॉरी अभी नहीं बेचेंगे। क्यों? बोले हमारे यहां फसल बेचनी है। नंबर दूसरे पर सऊदी अरेबिया, क्यों नहीं बेच पाएगा? रास्ता रुक गया। इजिप्ट बचा एक, इधर बचा कतर। कतर में क्या हुआ? बम पटाखे आप ही ने फुटते देखे, बंद हो गया सारा काम। फिर ये अफ्रीकन देश है, फिर ईरान, कोई लेना देना नहीं है। ओमान के साथ थोड़ा बहुत आप व्यापार कर पाओ। तो कुल मिलाकर अर्थ समझ पा रहे हो कि जो मेजर सप्लायर हैं उन्होंने बेचना बंद कर दिया। ये तो था यूरिया का हाल।
यही लगभग अमोनियम नाइट्रेट का हाल। और आपको सबसे ज्यादा गुस्सा जिस पर आएगा वो है इस समय यूक्रेन। जिस समय दुनिया में फर्टिलाइजर संकट आ रहा है, दिखाई दे रहा है भाई साहब, लेकिन रशिया उसे बेचकर पैसे ना कमा ले, यूक्रेन वालों ने आज से 2 दिन पहले एक ड्रोन उड़ाया और उनकी उस फैक्ट्री पर चला दिया जो दुनिया का लगभग 11% अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस कर रहा था। वो फैक्ट्री ब्लास्ट हुई जिसकी वजह से अब मई तक वो फैक्ट्री सही नहीं हो पाएगी, तो अमोनियम नाइट्रेट इस पैदावार के सीजन में रशिया बेच नहीं पाएगा। ये कारनामा कौन करने में कामयाब हुआ? तो यूक्रेन वाले करने में कामयाब हुए। मतलब दुनिया में जिसको जितना ज्यादा रोकना है ना, दुनिया को तंग करना है, तो भाई साहब रशिया ने इस चलते अनाउंस कर दिया कि मैं अपने तरफ से अभी बेच नहीं पाऊंगा। फर्टिलाइजर प्लांट पर ड्रोन का हमला हुआ जिसके चलते मई तक के लिए यह बंद कर दिया गया। ये 17 मार्च की खबर है। मतलब समझ कर देखिए कि दुनिया को जहां जरूरत थी फर्टिलाइजर की, वहां पर प्लांट पर हमला करके उसको बंद करा दिया। चलो भाई खत्म। फास्फोरस की बात करें तो यही सेम कहानी जो मैंने नाइट्रोजन की बताई। मैंने आपको बताया कि अमोनियम मतलब फास्फेट यूज किया जा रहा है, तो फास्फेट यूज किया जा रहा है, डीएपी यूज किया जा रहा है, डाई अमोनियम फास्फेट। तो अमोनिया का तो NH4 फिर से हाइड्रोजन, फिर से नेचुरल गैस, वो सारा की सारा डिपेंडेंसी यहां पर निकल कर आ गई। तो एक प्रकार से आप इससे भी समझ जाइए कि वैश्विक उत्पादन में फास्फोरस के लिए भी भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मतलब हम बना करके भी अपनी आवश्यकता पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। फिर बड़ा सवाल, तो क्या भारत सरकार इस बात पर कोई कदम नहीं उठाती? क्या भारत ने कभी उत्पादन को बढ़ाने में प्रयास नहीं किए? क्या किए? 2023-24 में हमारा कुल फर्टिलाइजर उत्पादन 503 लाख मैट्रिक टन रहा, जो कि हमारे यहां पर जो मतलब रिकॉर्ड वृद्धि की तरह से देखा गया। लेकिन हमारा कंजप्शन जो है ना वो 655 मैट्रिक टन पहुंच गया। ऐसे में हमारे पास उपयोग करने के लिए इंपोर्ट पर हमें निर्भर होना पड़ा, क्योंकि हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें फाइनली मतलब खूब बनाने के बाद भी बीते 10 सालों में भारत ने कम से कम 5 बड़े यूरिया के प्लांट लगाए हैं। भारत ने बहुत ज्यादा उस तरफ कदम बढ़ाए हैं, लेकिन पूरी तरह अभी भी आत्मनिर्भर हम नहीं हो पाए, क्योंकि फर्टिलाइजर का यूज भी बहुत ज्यादा इन दिनों होने लगा। इसके साथ साथ पोटेशियम की बात की जाए तो सबसे सेफ हालात में फिलहाल यही है, तो इसके बारे में ज्यादा चर्चा मैं करूंगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर अभी निर्यात और आयात में कहीं कोई खास दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है साहब। असर किस पर पड़ेगा? तो सबसे प्रमुख फसलों में असर पड़ने वाला है खरीफ पर। रबी तो अभी कटाई की स्थिति पर चल रही है, हमारे खुद के खेतों में अब मतलब गेहूं और सरसों कट के आ चुकी है। तो कुल मिलाकर के स्थितियां जो बिगड़ने वाली हैं, वो लगता है कि आने वाले समय में खरीफ की फसलों पर आपको उसकी स्थितियां देखने को मिलेंगी। अगर खरीफ की फसलों की बात की जाए तो भाई साहब भारत में जैसे चावल, गेहूं, दाल, फल है, इनका प्रमुख उत्पादन हो रहा है, और अगर वो बाधित होता है तो पूरी तरह से हमारी जीडीपी में जहां 16% तक योगदान कृषि का है, जहां 46% आबादी की आजीविका कृषि पर है, वो सीधी सीधी प्रभावित होती दिखती है। भारत 2014-15 में जहां 385 लाख मैट्रिक टन उर्वरक उत्पादित करता था, वो 23-24 में 503.35 लाख मैट्रिक टन उर्वरक उत्पादन करने लगा। इसमें हमने सबसे ज्यादा हिस्सेदारी फिलहाल निजी क्षेत्रों की बढ़ते हुए देखी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी आवश्यकता पूरी होना अभी बाकी है। भारत को जितना उत्पादन कर रहा है उसके अलावा भी मंगाना पड़ रहा है। 177 लाख टन भारत को फर्टिलाइजर बीते साल हमको इंपोर्ट करना पड़ा था। ठीक है। भारत अपने यहां पर यूरिया में 87% तक आत्मनिर्भर है, और एनपीके के अंदर हम बात करें डीएपी की, तो यहां पर सिर्फ 40% ही हमारी आत्मनिर्भरता है। पोटाश में हम 100% आयात पर निर्भर करते हैं। ठीक है साहब। तो ये वो फसलें हैं जो आपके नाइट्रोजन की वजह से प्रभावित होती हुई दिखेंगी। पहचान लें कि आपको कौन सी फसलें दिखाई दे रही हैं। तो सर क्या भारत के लिए चिंता की बात है? तो देखिए स्वाभाविक सी बात है, जब हमारा यूरिया का आयात दुनिया के अंदर हम मतलब सबसे प्रमुख आयातकों में लेकर खड़े हुए हैं, और हमारे लिए ही गैस की और अमोनिया की दिक्कत आकर खड़ी हुई है, तो निश्चित ही फर्टिलाइजर का क्राइसिस दिखना चाहिए। लेकिन इसके चलते देखिए, ये तो तय है कि भाई एलएनजी की सप्लाई बाधित हो रही है तो चीजें बाधित होंगी, लेकिन सरकार ने पहले से ही इसका पर्याप्त स्टॉक करके रखा हुआ था कि जब हमारी फसलों की आवश्यकता होगी तब तब हमारे पास स्टॉक होगा। ये हमारे कृषि मंत्री ने अपनी तरफ से साफ किया, कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोग पहले से ही प्रिपेयर थे कि ऐसी स्थितियां हो तो हमारे पास फर्टिलाइजर का स्टॉक खरीफ के लिए अच्छे से है। आज कृषि मंत्री ने आकर यह बात बोली। हालांकि फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता डाउन द लाइन और पड़ेगी, तो ऐसे में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को फिलहाल एलएनजी सप्लाई बाधित हो रही है, तो हो सकता है अभी असर ना दिखे, लेकिन दूरगामी अगर रास्ता नहीं खुला
तो उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि फर्टिलाइजर की सिचुएशन की अगर खरीफ की फसलों की बात की जाए तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा के अंदर स्टॉक उपलब्ध है। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर जो है वो पूरी तरह ग्लोबल टेंडर्स के साथ वेल इन एडवांस बातचीत करके चल रहा है और पर्याप्त मात्रा में हमने अपने पास में स्टॉक मार्च में ही इकट्ठा करके रख लिया है। तो ये तो मतलब विदेश मंत्रालय की तरफ से बात आई और उन्होंने कहा कि भारत 86 लाख टन उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित वैश्विक समझौतों के माध्यम से कर चुका है। 177 पूरे साल में आवश्यकता पड़ती है, 86 की हमने पहले ही आधे साल में कर ली है। यह बात ऑलरेडी निकल कर आई। इसका मतलब प्रधानमंत्री ने जब सदन को संबोधित किया कि इससे खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो सकते हैं तो वो इस तरफ इशारा कर रहे थे कि फर्टिलाइजर बाधित हो सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा में प्रधानमंत्री का हाल ही का भाषण उसी दिशा में जाकर के देखा गया था। ठीक है साहब, भारत के जो फिलहाल कृषि मंत्री हैं उनकी तरफ से बयान दिया गया कि कृषि भाई बहनों को कोई दिक्कत नहीं है और कोई फर्टिलाइजर की कमी नहीं है। इसका मतलब देश के अंदर पैनिक क्रिएट ना हो, यह जानकारी अब आपको रहना आवश्यक है। दुनिया में संकट है ये बात भी पता रहे, लेकिन यह भी पता रहे कि ऑलरेडी उठाए गए कदमों के चलते देश में फिलहाल फर्टिलाइजर संकट नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि आधी अधूरी खबर सुनकर अगर कोई अब तक यूरिया की थैली खरीदने निकल गया हो, रुक जाना, स्टॉक मत करना। अगर कालाबाजारी करोगे तो सरकार असेंशियल कमोडिटी एक्ट में उसे डाल देगी और फिर उसके ऊपर बड़ा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में जरूरी है पैनिक ना क्रिएट करें। और रही बात इसकी कि फर्टिलाइजर का उपयोग अगर राशनिंग से हो, लोग इस तरह की समझ से करें कि हमारी जरूरत कितनी है उसके हिसाब से, क्योंकि देश की कई रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि हमारे कृषि में फर्टिलाइजर्स का उपयोग आवश्यकता से अधिक किया जाता है। इसीलिए मृदा परीक्षण, सॉइल टेस्ट प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था। राष्ट्रीय मृदा परीक्षण टेस्ट के माध्यम से आवश्यक है कि आप भी अपनी जमीन का प्रॉपर टाइम से अपनी आवश्यकता पहचाने की जमीन को वाकई में कितनी जरूरत है और उसी के हिसाब से उत्पादन में विश्वास रखें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वैश्विक परिस्थितियां आपको पता रहें कि हालात क्या हैं, ये आपके सामने जरूरी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अभी करना क्या है, आपको इंतजार करना है और पूरे हालात सामान्य हो जाएं, इसके इंतजार में आप और हमें। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी समझ आई होगी। तो ये किसी प्रकार का आपके अंदर भ्रम फैलाने की स्थिति के लिए नहीं है। विश्वास रखिए और पूरे देश के साथ संयुक्त रूप से आगे बढ़िए। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अपने सभी साथियों के साथ अवश्य साझा करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। और हाँ, यदि आप चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए अपडेट्स जानना, क्लाउड के बारे में जानना, तो जाइए वेबिनार का लिंक कमेंट बॉक्स में जाके ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप कम्युनिटी वहां बनाई हुई है, ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।